लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस से 22% है और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या मतलब है? इनसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। इन्हीं के समाज की महिलाओं का ट्रिपल तलाक जब बिल आया तब भी विरोध किया था। It is expected that they will vote negatively. It is expected that they will not support women. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के नाम पर ओवैसी सिर्फ ढोंग कर रहे हैं? क्या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कहकर ओवैसी सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं? ये बात इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की जब जब बात आई तब ओवैसी विरोध में खड़े नजर आए। बात चाहे 3 तलाक कानून की हो या फिर हिजाब जैसे मुद्दों की, वहां पर ओवैसी को महिला अधिकार का मुद्दा नहीं दिखता। तब धर्म की दुहाई दी जाती है। यहां नारी शक्ति बंधन बिल में तो धर्म का कहीं प्रावधान ही नहीं है। महिला किसी भी धर्म की हो, उसके अधिकार की बात है और उस अधिकार के संरक्षण के लिए बिल लेकर आया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर कल लोकसभा में वोटिंग हुई। ओवैसी और उनकी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने इस बिल के विरोध में वोटिंग की, जबकि 454 सांसदों ने बिल का पुरजोर समर्थन किया। सिर्फ 2 वोट विरोध में थे और वो 2 वोट एमआईएम के थे। आज राज्यसभा में भी बिल पर चर्चा हो रही है। आज ही ये बिल पास भी करवा लिया जाएगा। ओवैसी ने महिला आरक्षण बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग करते हुए इसका विरोध किया। सुनिए। जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है, अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस से 22% है और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला हैं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले। जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कैसा होगा? देखिए, 690 वुमेन एमपीज अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 25 हैं और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला एमपी इलेक्ट नहीं हुई। 57 में, 62 में, 91 में, 92 में। तो हम ये बोल रहे हैं कि ओबीसी के महिला को और मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उनके राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या मतलब है यहाँ पे आके बैठने का? महिला आरक्षण बिल का ओवैसी ने विरोध किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा पहले से ही लग रहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ओवैसी महिलाओं पर भी राजनीति कर रहे हैं। सुनिए। इनसे तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। इन्हीं के समाज की महिलाओं का ट्रिपल तलाक जब बिल आया तब भी विरोध किया था। इन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मुझे लग रहा है कि महिलाओं के बिल में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। सामान्य सीट से चाहे किसी की महिला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी महिलाएं लड़ती हैं। तो इसमें महिला में भेदभाव करना, ये मुझे लग रहा है कि बहुत गलत परंपरा है। Expected that they will vote negatively. It is expected that they will not support women. It is expected that they will make unconstitutional demands. That's a part and parcel of their political strategy. ओवैसी मुस्लिम महिलाओं के नाम पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बिल के लोकसभा से पास होने पर मुस्लिम महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, यह भी ओवैसी को जरूर सुनना चाहिए। मैं काफ़ी इत्तेफाक रखती हूँ मोदी जी से, बल्कि मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने कम से कम महिलाओं के बारे में तो सोचा। उन्होंने किसी धर्म या कास्ट को लेकर नहीं सोचा है। उन्हें सभी धर्मों और सभी मजहब की औरतों के बारे में सोचा। उन्होंने एक महिला को प्रायोरिटी दी। हम इस दम के लिए यही कहेंगे, हमारी शुभकामनाएं उनको 2024 के इलेक्शन के लिए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम
चाहेंगे कि बीजेपी सत्ता में आए और बड़े जोर शोर से, और यकीन है आएगी, पूरा यकीन है राजस्थान में भी बीजेपी आएगी। अगर 33% आरक्षण जो हो रहा है ये महिलाओं के हक में बहुत अच्छा कदम है। इससे महिलाएं एमएलए भी बनेंगी, एमपी भी बनेंगी, पार्षद भी बनेंगी, फिर मुख्यमंत्री भी बनेंगी, हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने। तो बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की। ये सिर्फ मोदी जी ही सोच सकते हैं, बाकी आज तक तो ये काम हुआ नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि लेडीज के लिए कोई काम नहीं करता है, चलो मोदी जी कर रहे हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी इस तरह करते रहें, तो क्योंकि लेडीज को बहुत कम समझा जाता है, उनकी तकलीफें वो सुनी नहीं जाती हैं। चलो इसके तहत सबके मसले हल हों लेडीज के तो अच्छा लगेगा। महिलाओं के फायदे के लिए मोदी जी ने किया है। जी जी बिल्कुल। तो 2024 में मुस्लिम महिलाओं के वोटों का फायदा उन्हें मिलेगा। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम लोग उनको वोट पाने के लिए। अच्छा, वो आपके लिए काम करेंगे तो आप उनके लिए काम करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। तो हमारे लिए काम करेंगे तो हम उनके लिए काम करेंगे। तो आपने सुना देश की मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं, और कुछ इसी तरीके के बयान आपको अच्छे तरीके से याद होगा जब 3 तलाक पर कानून लेकर आई सरकार, उस दौरान भी मुस्लिम महिलाओं ने उस कानून का समर्थन किया था। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात, क्या यह असदुद्दीन ओवैसी का ढोंग है या फिर इसमें दम कितना? महिला अधिकारों की फिक्र तो 3 तलाक का समर्थन क्यों? बहु विवाह को सपोर्ट, महिला अधिकार की बात, क्या यह गजब का एजेंडा नहीं लगता आपको? महिला बिल का विरोध मुस्लिम वोट का खेल है, और क्या 24 दरअसल निशाना है, यही मकसद है? चलिए अब आपका परिचय आज के मेहमानों से। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभरास्ता हमारे साथ जुड़ी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। असीम वकारजी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। मैं असीम वकारजी, जाहिर सी बात है आप ही से शुरू करता हूं, और पहला सवाल यह है, और जो बीजेपी की ओर से आरोप कि 3 तलाक पर आप लोगों ने विरोध किया था, तब भी मुस्लिम महिलाएं खुश थी, अब भी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, तो 3 तलाक जो मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि उनको एक अभिशाप से मुक्ति मिली, आप आज कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात, क्या यह नैतिक अधिकार है आपको? ये आवाज फंस के क्यों आ रही है? आवाज ठीक आ रही है। असीम वकारजी, आपको सवाल सुनाई दिया? हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आई आवाज आप। हाँ अब पूछिए। मैं कह रहा हूं असीम वकारजी, 3 तलाक कानून का आप लोग विरोध कर रहे थे, और आज मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करके इस कानून के विरोध में वोट दे दिया, तो नैतिक अधिकार है क्या आपको मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात करने का? सबसे पहली बात तो ये जो अभी आप इंटरव्यू चला रहे थे और कह रहे थे देश के मुसलमान महिलाएं, उसके आगे आपको लिखना था बीजेपी की मुसलमान महिलाएं। ये बीजेपी के वर्कर थे सब, जिनका आप इंटरव्यू चला रहे थे, और आप बता रहे देश के मुसलमानों की आवाज। नहीं, ये किसी पार्टी ऑफिस में जाकर इंटरव्यू नहीं था असीम वकारजी, आपकी जानकारी के लिए। अरे भाई, हमारी जानकारी मत बढ़ाइए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। नहीं, मेरी जानकारी दुरुस्त है। दूसरी बात, हमारे रिपोर्टर ने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करके ये दी है, हम कोई थोड़ा नहीं यूट्यूब से उठाकर चला दिए या बीजेपी दफ्तर से जाकर शूट होकर आ गया। आप असल में एंकर कम और आप पर्सनल लड़ाई लड़ने ज्यादा आते हैं। आपने अपनी बात कही, मैंने सुनी, ठीक, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए। ठीक, समझ गए ना आप? इसको इस तरह एंकर बनिए भाई। देखिए कितने ओबीसी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, आपको नहीं पता होगा। दलित कितने नहीं पता होगा, ओवैसी साहब को पता है। देश में 50% से ज्यादा ओबीसी हैं, तो उनकी तादाद, अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी तादाद वैसे ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन फिर रिजर्वेशन की तरह होगा। फिर रिजर्वेशन ये नहीं होगा कि हमारी मर्जी चलेगी कि नहीं साहब हमने रिजर्वेशन का नाम दे दिया लेकिन हम देंगे उनको बिल्कुल नहीं जिनको जरूरत है। अगर आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब ने कहा कि अगर आप महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो ओबीसी महिलाओं का कोटा भी फिक्स कीजिए, मुस्लिम महिलाओं का कोटा भी फिक्स कीजिए। आप मुसलमान फर्ज कीजिए, हिंदुस्तान में आपको आंकड़ा दे रहा हूं कि अगर 14% मुसलमान हैं देश में, तो 14 में से 7% आप महिलाएं जोड़ लीजिए।
तो 7% अगर महिलाएं वहां नहीं पहुंचती हैं और उन 7% मुस्लिम महिलाओं का हक भी ठाकुर, ब्राह्मण, पंडित, बनिया सब लिए लेते हैं, उस पर अधिकार पे कब्जा किए लेते हैं, मुसलमान किनारे हो गया, तो काहे का आरक्षण? अगर ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, असीम वकार जी, धर्म के आधार पर आरक्षण होता है? हाई क्लास की धर्म के आधार पर आरक्षण होता है, प्रावधान है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सुनिए अब आप कैसे होता है। शाजिया जवाब देंगे इस पर। हाँ ठीक है, बोलिए। इसी संविधान में जब आरक्षण लागू किया गया, सुनिए, इसी संविधान में जब आरक्षण लागू किया गया तो हमारे देश के संविधान में लिखा है कि अगर दलित मुसलमान हो गया, दलित अगर मुसलमान है तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा दलित का। दलित को आरक्षण लेने के लिए हिंदू होना जरूरी है। यह संविधान में लिखा है कि अगर तुम हिंदू हो, दलित हो तो आरक्षण मिलेगा, मुसलमान हो तो नहीं मिलेगा। तो ये संविधान में धर्म के आधार पर तो हुआ, संविधान में खुद लिखा हुआ है, पढ़िए जाकर। छोड़िए सर, मैं असीम वकार जी सुनिए, नंबर एक बात कि जो सवाल था आप अभी भी उस पर नहीं आए। उससे पहले शाजिया एक जवाब, धर्म के आधार पर आरक्षण होगा क्या देश में? आप खुद भाग रहे हैं इधर। मैं खुद नहीं भाग रहा हूं, मेरा डिबेट डिरेल होगा। मैं बता तो रहा हूं, वरना कन्वर्जन इसीलिए होता है, ये आरोप लगाकर कि वहां पर भेदभाव हो रहा था, और जहां पर भेदभाव नहीं है, बोलने का मौका दीजिएगा। एक मिनट शाजिया, और जहां पर भेदभाव नहीं है वहां पर आरक्षण की क्या जरूरत है? ओबीसी पिछड़ी जातियों को इसीलिए आरक्षण है कि भेदभाव हुआ उनके साथ। आपका डिबेट तब पटरी पर आएगा, इसीलिए कि भेदभाव हुआ उनके साथ, इसलिए आरक्षण की बात हुई, धर्म के आधार पर नहीं। तो मत उधर जाइए, मैं डिबेट डिरेल नहीं होने दूंगा। शाजिया एक जवाब, फिर मैं असीम वकार जी आपके पास ही रहूंगा। शाजिया एक जवाब। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आप। मैं सुन रहा हूं सर, अब शाजिया को सुनिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। 3 बातें नहीं, आप चुप रहिए, आप बहुत बोले, आप तमीज से चुप रहिए, आप औरों को बोलने का मौका दीजिए। देखिए क्यों असीम वकार साहब भाग रहे हैं, क्यों असीम वकार उल जलूल बक रहे हैं, क्यों असीम वकार जो है क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं पूरी तरह से गलत है उनको अब तक। अच्छा आप चुप हो जाएंगे, अब बोलने देंगे आपको? सुनिए, इन्होंने मैं सारे अपने दर्शकों को, रिपब्लिक माफ कीजिएगा, टाइम्स भारत के व्यूअर्स को राकेश जी के द्वारा ये मैसेज पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ देखा हमने किस तरह से लोगों को भ्रमित करने की और खुद को बचाने की कवायद है, किस तरह से वो मौजू को बदल रहे हैं, क्यों उधर डरे हुए हैं। मैं बता दूं आपको, नहीं आपको चुप रहना पड़ेगा 2 मिनट। अभी जो असीम जी ने बात कही, इससे साफ जाहिर होता है कि ना तो उनको इस्लाम के बारे में कुछ पता है, ना संविधान के बारे में पता है, ना बुनियादी शिष्टाचार के बारे में उन्हें कुछ पता है। मैं आपको बताऊं कैसे। हमारे देश में जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी, जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया गया था, तो सामाजिक और आर्थिक आधार पर इसका संज्ञान लिया गया था, धर्म के आधार पर नहीं लिया गया था। और ये शर्म की बात है कि एक पार्टी जो अपने को मुसलमानों को पैरोकार बताती है, खैरख्वाह बताती है, वो मान रही है कि मुसलमानों में भेदभाव है, जबकि इस्लाम में भेदभाव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये साफ जाहिर कर दिया कि इनको इस्लाम की भी कोई खबर नहीं। अब हम बता दें, अगर एक कोई पार्टी है, कांग्रेस, आरजेडी, सपा के साथ, वो इनकी पार्टी है जिन्होंने लगातार मुसलमान महिलाओं के खिलाफ काम किया है, उनकी जिंदगी हमेशा अधर में लटकी रहे, उनको इतना दुख दिया है। तो आज के दौर में जब उन्होंने पूरे उनके 2 वोट गए हैं, इस ऐतिहासिक जो जीत हुई है महिला नारी शक्ति की, और उसको उस वंदन को हम अभिनंदन करते हैं। इसमें फिर से इतिहास की दूसरी तरफ शाजिया मैं आपके पास आ रहा हूं। असीम वकार जी, मेरे आधे लाइन के सवाल हैं और आधे लाइन के जवाब दीजिएगा। 3-4 बहुत क्विक सवाल है, ठीक है शाजिया? देश की महिलाओं की अब इनको बद्दुआ, ठीक है। चूंकि आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं से जुड़े सवाल हैं। 3 तलाक का आपने विरोध किया था, हाँ या ना? उस पर कानून संविधान में बन गया, वो बात खत्म। विरोध किया था ना? चलिए, हाँ विरोध किया था। 1 से अधिक शादी, इसका आप लोग समर्थन करते हैं? अरे भाई, हम लोगों ने तो विरोध, बहु विवाह को सपोर्ट करते हैं सर। हमने तो जो गे कानून बना उसका भी विरोध किया। नहीं, बहु विवाह को सपोर्ट करते हैं असीम वकार? गे प्रथा पसंद होगी? असीम वकार जी बहु विवाह पर सपोर्ट करते हैं? अरे गे नहीं, अरे भाई गे प्रथा आप पसंद करते नहीं करते हैं? असीम वकार, जो सवाल पूछा जाए उस सवाल का जवाब दीजिए, ना तो डिबेट को डिरेल करिए और ना तो
जानबूझकर बरगलाने की कोशिश करिए। अगला सवाल, मुझे मालूम है आप जवाब नहीं देंगे। हलाला पर क्या स्टैंड है? कई मुस्लिम महिलाएं विरोध करती है, खामोशी क्यों रखते हैं? जवाब देना पड़ेगा। खामोशी क्यों? अरे मैं जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं असीम वकार जी, सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, आपको जवाब देने के लिए बुलाया। ये आपका डिबेट खराब करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, शादी की उम्र तय हो, शादी की उम्र सबकी एक समान हो, जिसका जिक्र शादिया कर रही थी, यूसीसी में इसका समर्थन करेंगे आप लोग? इन्होंने पहली क्या नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि सरकार जितने कानून बनाए वो दुनिया में सभी किसी मुल्क में रहने वाले सभी लोगों ठीक, मैं समझ गया। मैं सिर्फ ये देश की मुस्लिम महिलाओं को दिखाना चाह रहा था कि जो आज मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं शुभराज साहब, वो खामोश हो जाते हैं जब मुस्लिम महिलाएं हलाला पर आवाज उठाती हैं, जब शादी की उम्र एक हो इसकी बात होती है, एक से अधिक शादी बहु विवाह प्रथा पर रोक लगे इस बात के लिए आवाज उठाती हैं। शुभराज साहब जी, राकेश जी, एआईएमआईएम का इतिहास महिलाओं के प्रति कितना उदार रहा है, महिला प्रतिनिधित्व को लेकर ये कितने सजग रहे हैं। मेघालय में, केरला में, हिमाचल में, राजस्थान में जो गैर मुस्लिम औरतें बहु विवाह कर रही, उसका क्या होगा? तो असीम वकारी मत चिंता करिए ना, वो देख लेंगे अपने समुदाय का, जानकारी है वो देख लेंगे अपने समुदाय का। विरोध करना होगा तो आप ही क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आऊंगा, पहले शुभरास्ता से सवाल था, देखिए ना, पहले रुक जाइए, शुभरास्ता से सवाल था असीम वकारी ना, पहले असीम वकारी शुभरास्ता से सवाल था। आज कई सारे बाउंसर आपके लिए, चिंता मत करिए, इसके बाद सवाल होगा वो भी बाउंसर होगा आपके लिए। शुभरास्ता एक जवाब। असीम वकार जी ने यहाँ पे एक फाक जो क्रिएट करने की कोशिश की कि आप अपना देख लीजिए। असीम जी प्लीज आप काफी सीनियर नेता है, उनके बारे में सुना करिए। अरे महिलाओं को तो सुनिए कम से कम, शुभरास्ता की बात रखिए। नहीं, इनको सुनने की आदत नहीं है महिलाओं की, इसीलिए जब महिला, अरे क्यों सुने महिलाओं को? बिना तलाक दिए आप लोग अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, बिना तलाक दिए अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं, शादी करके बताते नहीं है। की बात कर रहे हैं आप, किस पे पर्सनल कमेंट कर रहे हैं? क्या मेरे जीवन के बारे में आपको पता है जो आपने इतनी बड़ी बात बोली? और नहीं पता है तो मुंह बंद रखिए। पर्सनल मत बोलिए किसी के साथ, बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं बोला तो फिर चुप रहिए। आपको जिसने पर्सनल खुन्नस निकाल दी हो वहां जाकर निकालिएगा। मेरे साथ, मैं आपकी इमोशनल डस्टबिन नहीं हो यहाँ पर। शांति से बैठिए और सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। जो मैंने बोलना था बोल दिया, आपने तो बोल ही दिया। दूसरों को सुनने का साहस रखिए, क्योंकि कोई पर्सनल बात नहीं। असीम वकार जी सर आप शांत रहेंगे, अभी सिर्फ शुभरास्ता की आवाज ऑन एयर जा रही है। प्लीज डेकोरम मेंटेन करिए, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं। शुभरास्ता की बात रखिए। ये असीम वकार जी ने कहा आप अपनी महिलाओं का देख लीजिए, यानी कि हिंदू महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू महिलाओं को दिक्कत नहीं है, वो चाहे राजस्थान की हो, या वो मेघालय की हो, या वो मणिपुर की हो, या वो आपके हैदराबाद की हो। अगर दिक्कत होगी तो वहां से जो सांसद आएंगे वो अपनी अपनी आवाज संसद में बुलंद करेंगे। यहाँ पे एआईएमआईएम के प्रवक्ता को क्यों हिंदू महिलाओं के लिए बोलने की जरूरत है, जिनके नाम के आगे खुद ही मुस्लिमीन लगा हुआ है? तो आप अपने धर्म पर ही रहिए और मेरे धर्म पे ज्यादा उछलिएगा, मैं भी 2-3 आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दूं तो फिर यहाँ पे आप फतवा निकालने लगेंगे। इसीलिए थोड़ा शांत भाव से सुना कीजिए कि बहस क्या हो रही है। बहस आज मुसलमान महिलाओं और हिंदू महिलाओं की नहीं होती है, बहस आज ओवरऑल इन जनरल महिलाओं के सार्वजनिक प्रतिनिधित्व की हो रही है। और आपको तो मिर्च लगेगी ही, क्योंकि एआईएमआईएम में तो कभी भी कोई भी मुस्लिम महिला आगे बढ़कर के पार्टी का सर्वेसर्वा बन ही नहीं सकती। एआईएमआईएम जो ज्ञान बांट रही है, लगातार बैठ करके बोले जा रही है, महिलाएं जहां बोलना शुरू हो, ये इनके प्रवक्ता हर डिबेट में बीच में खुद बांधना शुरू करते हैं। इनसे पूछिए ना कि इनकी पार्टी में महिलाओं को स्ट्रक्चरली कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। इनसे पूछिए ना आज तक एआईएमआईएम की एक भी महिला प्रवक्ता क्यों नहीं टीवी पे आई। इनसे पूछिए ना कि जब बात चल रही थी ये इसकी बात चल रही थी, आपकी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की चल रही थी और सभी महिलाएं फ्रंट पे आकर के लड़ रही थी मोदी सरकार से, तो एआईएमआईएम की कितनी महिलाएं आके लड़ रही थी? कुछ भी बोल देने से नहीं होगा ना असीम वकार। आप लोग महिला प्रतिनिधित्व को लेकर सजग नहीं है, ये बात अंडरलाइंड है, अंडरस्कोर्ड है। ये बात मेरा यही अगला सवाल असीम वकार जी आपसे होने वाला था, जो सवाल शुभरास्ता ने पूछ दिया। लेकिन उससे पहले हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज 3 तलाक कानून का विरोध करेंगे, जो सवाल मैं असीम वकार से पूछ रहा था। एक से अधिक शादी समर्थन करेंगे, हलाला पर खामोश हो जाएंगे, शादी की एक उम्र हो जाए साहब तय नहीं करेंगे, विरोध कर देंगे, संपत्ति में बराबर अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है,
और आज महिला आरक्षण बिल के विरोध की बात इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात। देखिए, विरोध करने का अधिकार हमें जो है वो संविधान देता है राकेश भाई, आपको इतना चिल्लाना और चीख तो तार्किक विरोध करिए ना। सुनिए, देखिए संसद में क्या किया, ओवैसी साहब ने बिल्कुल सही इसका जो समर्थन नहीं किया। क्या वजह क्या थी उसकी? उसमें ना तो ओबीसी को रखा गया, ना माइनॉरिटीज की महिलाओं को रखा गया। अरे भाई चिंता नहीं, चिंता मत करिए। देश की चिंता करने का अधिकार सबको है राकेश भाई। नहीं, ओबीसी में कितनी जातियां आती है आपको पता है? ओबीसी में, अरे मैं क्या बता रहा हूँ, 70% ओबीसी है पूरे देश में। अगर उनकी चर्चा नहीं होगी, उनका नियुक्त नहीं होगा, आपसे ओबीसी को लेकर सवाल नहीं था। अरे आपसे ओबीसी को लेकर सवाल नहीं था राकेश भाई। ये बताइए, क्या प्रॉपर्टी में महिलाओं को बराबर अधिकार देने की हिमायती है? मुस्लिम समाज में मिलता है अधिकार, नहीं मिलता है। समाज में मिलता बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, नहीं मिलता है। संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, अरे नहीं प्रावधान है भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई आंकड़ा नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रावधान है। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोगों ने कहा है भाई जाकर, अरे उन्होंने कहा है यूसीसी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, बिल्कुल उन्होंने कहा हम अवेयरनेस करेंगे, तो उसमें क्या गलत है? कोई कानून तो नहीं लेके आ रहे, मगर ये कानून जब संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए, संपत्ति में बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कि मुस्लिम अधिकार की बात कर रहे हैं। भाई बीजेपी की प्रवक्ता यहाँ पर है, कैबिनेट में 28 मंत्री हैं, उसमें 2 ही मंत्री महिलाएं क्यों हैं? वहां पर भी 33% करिए, महिलाओं का नेतृत्व दीजिए, महिलाओं को लाइए, मूल धारा में लेकर आइए। और जो इनका एजेंडा है ओबीसी माइनॉरिटी के साथ आपको क्या दिक्कत है? माइनॉरिटीज की जो महिलाएं हैं, सुनिए आपने सवाल पूछ लिया था। अरे सुनिए मेहदीन, सुना करिए भाई, सुना करिए। अरे रुनिया सुना करिए, सारी महिला आगे बढ़े। अभी आपसे भी सवाल पूछूंगा, शाजिया जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे भाई साहब, आपके झूठ का पर्दाफाश तो मैं कर दूं। आपको मालूम है कि भाजपा सरकार में 29% यानी कि 88 सांसद हैं, जो 29% ओबीसी हैं। 82 है मैडम, आपको यही नहीं पता है ओबीसी मैडम, आपको पता नहीं, आप झूठ बोल रही हैं नेशनल चैनल पे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 82 है, 82। अरे आप भाई 82 है मैम, आप 88 बता रही हैं। आप कैसी प्रवक्ता है भाजपा की, जब आप पढ़ाई लिखाई करके नहीं आती और आके बैठ के चैनल पे अभी आप बता रही हैं, आपका टीवी का नाम भूल गई आप, अभी आप टीवी का नाम भूल गए, आप किस चैनल पे बैठी हैं? ये आपका दर्शाता है कि आपका दिमाग सही नहीं, संतुलन में नहीं है भाई। नहीं ऐसी बातें नहीं, हाजी मेहदीन ऐसी बातें मत बोला करिए। नहीं तो आप दिमागी संतुलन देखने के लिए आए हैं क्या? आप दिमागी संतुलन देखने के लिए आपको बुलाया है क्या? आपको नहीं, आपको किसी का दिमागी संतुलन देखने के लिए बुलाया है क्या? रुक जाइए प्लीज, हाजी मेहदीन शांत रहेंगे। 30 सेकंड शाजिया को, सिर्फ शाजिया की आवाज होने है। 30 सेकंड शाजिया, अपना जवाब पूरा करिए। बदतमीजी करने दो, ये इनकी असलियत है। अरे आप जितना भी प्लीज कर सकती हैं, सिर्फ शाजिया की आवाज होने है, सबकी आवाज डाउन है प्लीज। मैं बता रहा हूँ 82 है, आप इसको डिनाई करके दिखाइए ना। कीजिए, बदतमीजी कीजिए, आप बदतमीज हैं, आप बदतमीज हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, दिखाइए अपनी बदतमीजी को। नहीं बदतमीज तो आप हैं, आपका नाम पूरा शोहरत है पूरे बदतमीजी में। प्लीज पीसीआर इंश्योर करिए, सिर्फ शाजिया की आवाज होने जा रही है। बदतमीजी कीजिए आप नहीं, आप करिए बदतमीजी, आप करती है। स्टूडियो की भी आवाज डाउन कर दीजिए, सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन करिए। आप हैं बदतमीज भाई साहब, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, तमीज से अपने घर में कीजिएगा बदतमीजी, समझ में आया? मेरे साथ नहीं करेंगे आप, जुर्रत भी ना कीजिए। ये बेशर्मी बेहयाई न कहीं और के लिए रखिए। ये जो तमीज है आपको, और तमीज की जो कमी है, बदतहजीबी नहीं बर्दाश्त करूंगी। सुन लीजिए, भाजपा सरकार में 29% यानी कि 85 सांसद हैं। ये भाई साहब फिर से झूठ बोल रहे थे। ये आधिकारिक आंकड़े हैं मेरे पास। 29 मंत्री ओबीसी कैटेगरी के हैं। 30 से 29 जो है परसेंटेज भी है और 29 मंत्री भी हैं। भाजपा के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 यानी कि 27% हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुल सांसदों में से 1013 अन्य पिछड़ा वर्ग, 43 अनुसूचित जनजाति और 53 अनुसूचित जनजाति हैं। तो ये जो हम आंकड़ा 40% से ज्यादा नुमाइंदगी भारत सरकार में मंत्रियों द्वारा ओबीसी एससी एसटी की 40% से ज्यादा है, जो कोई पार्टी इसका ख्वाब भी नहीं देख सकती। शाजिया ठीक है, शाजिया ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शाजिया ठीक है, मेहदीन आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अगर मैं ठीक हूँ, उसमें कितनी महिलाएं हैं? स्मृति ईरानी हो, निर्मला सीतारमण हो, कितनी है? देखिए कितनी है, क्या बता रहा हूँ, 15% हम महिलाएं रखती है, 15% रखते हैं भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में। हाँ बिल्कुल, संख्या बताइए ना। मैंने आपको बताया ना, किस लेवल पर, किस पोस्ट पर? 1000
से ज्यादा है हमारे संगठन में। और हम अभी सुनिए, हम आज एक हमारी एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें हम पूरे देश में यात्रा निकालेंगे। देखिएगा महिला कितनी सारी होंगी और जिस पिच में बैटिंग कर रही है। असीम बकार जी 1 मिनट रुकिए। अरे रुकिए ना, अरे 1 मिनट प्लीज। मेहरदीन शांत होइए, मेहरदीन शांत होइए, मेहरदीन प्लीज शांत होइए, बता दीजिए ना प्लीज शांत होइए। असीम बकार जी, पिछले चुनाव में आपकी पार्टी ने कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया था? आपकी पार्टी में कितनी मुस्लिम महिला प्रवक्ता है? क्यों नहीं वो टेलीविजन चैनल पर आती है? ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बिल्कुल सही सवाल। जवाब दूं अब आपको? हाँ बोलिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। अब जबान लड़खड़ाएगी, अब जबान लड़खड़ाएगी। देखिए पांडे जी, अगर आप में बन जाएगी, अब चुप हो जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ असीम बकार की आवाज दे रहे हैं। प्लीज 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 असीम बकार जी, जल्दी, समय कम है। अरे पांडे जी, जरा थोड़ी हिम्मत पैदा कीजिए और जरा मोदी जी से पूछिए। आपने हमसे तो पूछ लिया, हमारे तो सिर्फ 3 सांसद हमने लड़ाए थे, जिन्होंने 543 लड़ाए थे उनसे पूछिए मुसलमानों कितने टिकट दिए। तीनों पुरुष थे। है हिम्मत है आप में? तीनों पुरुष थे ना? दूध पीते हैं आप? तीनों पुरुष थे ना? मैं पूछ रहा हूँ, दूध पीते हैं? जरा मोदी जी से पूछिए। नहीं, मैं क्या खाता पीता हूँ ये चिंता मत करिए। मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते हैं? ये बिल्कुल आप चिंता मत करिए, और ना तो मेरे हिम्मत की चिंता करिए। ये आपकी सच्चाई है। शिवराज साहब, 10 सेकंड कमेंट, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। ये इनकी सच्चाई है। 3 को टिकट दिया, तीनों पुरुष। मोदी जी को इतने वफादार है नहीं, मोदी जी के पास वफादार लोग बहुत हैं। कौन क्या दूध पी रहा है कि क्या खा रहा है? शिवराज साहब, वफादारी कमाल हो गया साहब। अरे बहुत वफादार है भैया आप मोदी जी के, कमाल हो गया। इतना ही वफादार आदमी मोदी जी को चाहिए। इन सज्जनों की दिक्कत ये है, सुन पर चुटकी लेंगे, अपने ऊपर भी तो चुटकी लेने सहने का वो रखिए। आप लोगों ने इतने वफादार लोग पैदा क्यों नहीं किए अभी तक? अगर आपको लगता है कि मोदी जी की वफादारी में मीडिया लगा हुआ है, मोदी जी की वफादारी में थर्ड पार्टी एनालिस्ट लगे हुए हैं, मोदी जी की वफादारी में उनके पार्टी के लोग लगे हुए हैं, आप भी अपने वफादार पैदा कीजिए, अपनी पॉलिसी ऐसी बनाइए। नहीं वो चलिए ठीक है, सब देश ने देख लिया कि कौन पर्सनल कमेंट किसकी क्या सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया सबका हमसे जुड़ने के लिए।